यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं एसएन सिंह आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा बीएड सेकेंड ईयर में जो एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है, आज उसमें हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सेक्स रेशियो का, यानी जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम जो उसकी दूसरी विशेषता है, जो उसका दूसरा पहलू है, जो उसकी दूसरा घटक है, हम उसकी चर्चा करेंगे लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो का। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्स रेशियो होता क्या है। तो यदि हम सेक्स रेशियो के बारे में चर्चा करें कि सेक्स रेशियो होता क्या है, तो जो पूरी जनसंख्या होती है किसी भी स्थान की, यानी किसी स्थान विशेष के संदर्भ में जब हम लिंगानुपात की चर्चा करते हैं तो वहाँ पे पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या का जो अनुपात होगा उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं, यानी प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां उस क्षेत्र विशेष में रहती हैं, इसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। अब लिंगानुपात जो है वो उसका महत्व क्या है किसी भी स्थान विशेष के बारे में, किसी भी देश के बारे में, किसी भी प्रदेश के बारे में, किसी जिला के बारे में, किसी तहसील के बारे में यदि हम लिंगानुपात के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है। यदि हम इस पर चर्चा करें तो सबसे पहले स्थिति ये होती है कि जब हम लिंगानुपात जानने का प्रयास करते हैं और कहीं का हम लिंगानुपात जानते हैं तो उससे ये संदर्भ निकलता है कि उस स्थान विशेष पर स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। आप देखते हैं कि आज की स्थिति ये है कि भारत में अगर 1000 पुरुषों पे हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की जो संख्या है, स्त्रियों की जो संख्या है, उसमें कहीं वृद्धि है, कहीं कमी है, यानी कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। जितने पिछड़े एरिया में आप जाएंगे, यानी जहाँ पे साक्षरता कम होगी वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो लिंगानुपात मिलेगा वो और कम मिलता चला जाएगा। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ साक्षरता ज़्यादा है वहाँ लिंगानुपात ठीक ठाक है, और जहाँ साक्षरता कम है वहाँ पे लिंगानुपात उतना ही खराब स्थिति में है। तो सबसे पहली बात कि वहाँ पे महिलाओं की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है, इसके बारे में हमको पता चलता है। वहाँ पे रोजगार की स्थिति क्या है, वहाँ उपभोग का प्रारूप क्या है, इन सारी बातों को यदि हमको जानना है तो हमको लिंगानुपात के बारे में चर्चा करनी होगी। किसी विशेष क्षेत्र के बारे में लिंगानुपात की जानकारी हमको करनी होगी। यदि हम लिंगानुपात मापने का फार्मूला यानी सूत्र जो होता है, यदि हम उसकी बात करें तो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग प्रकार से मापा जाता है। यदि हम अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पे पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की यानी स्त्रियों की संख्या गुणे 100 करके मापा जाता है। पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या और गुणा 100। इसका मतलब कि वहाँ परसेंट निकल जाता है कि कितना परसेंट वहाँ पे महिला हैं। न्यूजीलैंड की बात अगर हम करें तो न्यूजीलैंड में स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणे 100, यानी जस्ट उसका उल्टा है। स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या और गुणे 100। वहाँ पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या और यहाँ स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणे 100 हो गया। भारत में यदि हम बात करें तो यहाँ स्त्रियों की संख्या की तुलना पुरुषों से की जाती है, यानी स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या
और गुण 1000, 1000 में पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। और रूस के बारे में अगर हम बात करें तो रूस में कुल जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की जनसंख्या का क्या प्रतिशत होता है, इससे वहाँ की स्थिति का हम पता लगाते हैं। तो अमेरिका की बात करें तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों के सापेक्ष नापा जाता है, गुणे 100 करके प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। यदि हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों के सापेक्ष ज्ञात की जाती है, गुणे 100 करके परसेंटेज ज्ञात किया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों के संदर्भ में यानी स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणे 1000 करके नापा जाता है। और हम रूस की बात करें तो वहाँ प्रतिशत में महिलाओं को नापा जाता है कि कितना प्रतिशत महिलाएं हैं, इसमें पता लगाया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न देशों में यदि हमको लिंगानुपात ज्ञात करना है तो वहाँ पे उसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो अलग अलग होता है। यदि हम भारत की चर्चा करें, भारत की बात करें तो भारत में लिंगानुपात की स्थिति कब कैसी मानी जाती है, तो भारत के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो 1000 पुरुषों पर 1000 से कम अगर स्त्रियां हैं तो इसका मतलब कि जो लिंगानुपात है वो प्रतिकूल माना जाएगा, जो लिंगानुपात है वो प्रतिकूल माना जाएगा। और यदि 1000 पुरुष के सापेक्ष 1000 स्त्री हैं तो इसका मतलब कि जो लिंगानुपात है वो संतुलन की स्थिति में है, लिंगानुपात जो है वो संतुलन की स्थिति में है। यदि 1000 पुरुष पर 1000 से अधिक स्त्रियां हो गई तो इसका मतलब कि लिंगानुपात जो है वो अनुकूल है, यानी 1000 पुरुष पे 1000 से कम स्त्रियां प्रतिकूल लिंगानुपात, 1000 पुरुष पे 1000 स्त्रियां तो संतुलन की स्थिति, और 1000 पुरुष पर 1000 से ज़्यादा स्त्रियां तो इसका मतलब अनुकूल लिंगानुपात की श्रेणी में ये आता है। अब अगर हम लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, क्या कारण है कि लिंगानुपात कम होता है, तो सबसे पहले स्त्री पुरुष के जन्म दर में अंतर, यानी अगर पुरुष जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो, कारण भी है इसका है कि जो समाज में कुरीतियां हैं तमाम सारी, उसके नाते जो भ्रूण हत्याएं होती हैं उसके नाते भी ऐसी स्थिति बनती है। स्त्री पुरुष के मृत्यु दर में अगर अंतर होगा तो लिंगानुपात प्रभावित होगा। प्रवास की स्थिति का मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो ग्रामीण जनसंख्या है उस ग्रामीण जनसंख्या से ज़्यादातर पुरुष जो है वो बाहर किसी शहर में जाते हैं कमाने, प्रवास करने, कमाने जाते हैं। महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं होती है, तो जिस विशेष शहर में वो जाते हैं वहाँ पे पुरुषों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ जाती है, जैसे वहाँ उस शहर का जो लिंगानुपात होगा वो प्रभावित होगा। और कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिसके कारण से लिंगानुपात प्रभावित होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। अब यदि हम चर्चा करें कि भारत में लिंगानुपात की स्थिति क्या है 1901 से लेकर के 2011 तक, तो अगर हम 1901 की चर्चा करें तो 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या थी वो 972 थी। 1911 में देखें तो 964 हो गया और घट गया। 1921 में देखें तो 955 हो गया और घट गया। 1931 में 950 और घट गया। तो इस प्रकार से घटते 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 आज 2011 की जो जनगणना है उसके संबंध में अगर चर्चा किया जाए तो 940 तक आ गया है लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पर भारत में 940 स्त्रियां हैं, यानी कि 60 स्त्रियों की कमी 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। अब यदि हम इसको धार्मिक आधार पर देखें तो क्रिश्चियन में हम देखेंगे कि 2011 की स्थिति को ही लेते हैं तो 2011 में क्रिश्चियन 1000 पुरुष पे 1023 महिलाएं थी। बुद्ध की बात करें, बौद्ध धर्म की, तो 1000 पुरुषों पे 965 महिलाएं थीं। जैन की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 954 महिलाएं थीं। अगर हम मुस्लिम की बात करेंगे तो 1000 पुरुषों पे 951 महिलाएं। हिंदू की अगर हम बात करेंगे तो 1000 पुरुषों पे 939 स्त्रियां, और यदि हम सिख की बात करेंगे
तो 1000 पुरुषों पे 903 स्त्रियां, और यदि हम पूरे इंडिया की बात करेंगे तो 943 स्त्रियां 1000 पुरुषों पे लगभग ये लिंगानुपात है। 2011 का लिंगानुपात ये इसी के आसपास ये है। तो ये था धार्मिक आधार पे, यदि हम चर्चा करना है तो धार्मिक आधार पे था। यदि भारत के संदर्भ में लिंगानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को अगर हमको जानना है तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 940 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो दमन और दीव, 618, 1000 पुरुषों पे 618 स्त्रियां ही वहाँ हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पांडिचेरी है, जहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1038 महिलाएं वहाँ हैं। भारत में अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर 1000 पुरुषों पे 883 महिलाएं हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य अगर देखा जाए तो केरल है, जो सबसे शिक्षित माना जाता है, और वहाँ प्रति 1000 पुरुषों पे 1084 स्त्रियां हैं। 1084 स्त्रियां हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर जिला की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ हरियाणा है, जहाँ पे केवल और केवल 1000 पुरुषों पे 775 स्त्रियां हैं। तो ये हो गई भारत के संदर्भ में कि सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पांडिचेरी है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिले की अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ है, जो हरियाणा में है, और वहाँ पे 775 ही केवल लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पे। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश में औसत जो लिंगानुपात है वो 912 है। 940 आपने देखा भारत का, लेकिन उत्तर प्रदेश में और आके डाउन होता है 912 प्रति 1000 महिलाओं पे, प्रति 1000 पुरुष पे 912 महिला। लिंगानुपात के अनुसार सभी उत्तर प्रदेश, लिंगानुपात के अनुसार उत्तर प्रदेश यदि हम देखें लिंगानुपात के अनुसार तो 26वां स्थान आता है, सभी प्रदेशों में 26वां स्थान। यदि हम जिलों की बात करें कि जहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश के जिलों में, किन जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो जौनपुर में 1024 है, आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है, और प्रतापगढ़ में 998 है। ये जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात है उसकी बात हो रही थी। अब ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले अगर जिलों की हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, कानपुर नगर की बात हो रही है, और बांदा। इस प्रकार से ये चारों जो जिले हैं वो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले ये माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया कि लिंगानुपात है क्या प्रति 1000। भारत के संदर्भ में जब देखा जाएगा तो 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या हम जब निकालते हैं तो इसका मतलब कि वो हम लिंगानुपात निकाल रहे हैं, 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या। और उसके बाद हमने चर्चा किया कि लिंगानुपात से हम पता क्या करते हैं, महत्व उसका क्या होता है। लिंगानुपात से पता चलता है कि हम अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाएगा तो पुरुषों और महिलाओं में उनके अधिकारों को लेकर के कोई अंतर नहीं होगा। संविधान की दृष्टि में दोनों समान होंगे। लेकिन जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उस सामाजिक ताने बाने के अनुसार जो हमारा ये पुरुष प्रधान समाज है, उस पुरुष प्रधान समाज के होने के नाते ही महिलाओं की जो स्थिति है, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, वह पुरुषों से निम्न माना गया है इस सामाजिक परिवेश में। तो हम उसके सामाजिक परिवेश की जानकारी अगर हमको करना है तो हम लिंगानुपात को वहाँ माप सकते हैं। उससे पता चलेगा कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है।
जहाँ पे भ्रूण हत्या ज़्यादा होगा, जहाँ लोग इस तरीके से कुरीतियों से ज़्यादा परेशान होंगे, वहाँ पे भ्रूण हत्या ज़्यादा होगा और वहाँ पे लिंगानुपात डाउन होगा। आपको हमने दिखाया भी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लिंगानुपात डाउन होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे हम साक्षर से निरक्षर शहर की तरफ हम जाएंगे, यानी जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा होगी वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा होगा, जहाँ साक्षरता कम होगी वहाँ लिंगानुपात कम होगा। ये ऐसा देखा गया है। तो आज हमने लिंगानुपात पर चर्चा किया। जनसंख्या संगठन का ये दूसरा पहलू था, दूसरा घटक था, दूसरी विशेषता थी। इसके आगे और जो चर्चा है, साक्षरता पे चर्चा करना है और प्रवास पे चर्चा करना है। तो एक एक वीडियो में वो दोनों पर चर्चा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।